नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए आज के इस वीडियो में टॉप 70 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। जीके जीएस का वो सारा टॉपिक मैंने कवर किया है, वो ऑल टॉपिक्स जिन टॉपिक से अभी आपका क्वेश्चंस आ रहा है पेपर में। अभी 7 और 8 दो दिन आपका पेपर हो चुका है। अभी आपका पेपर जो है 11 तारीख से स्टार्ट है, यानी कल से 11, 12, 13, 14 इसी प्रकार से अभी आपका पेपर है। तो जिनका भी पेपर बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो ये कंप्लीट आपको देख लेना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? भाई, जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं उसमें गोपुरम का मतलब क्या होता है? गोपुरम से क्या तात्पर्य होता है? देखिए, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तोरण के ऊपर जो अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन होता है उसको गोपुरम कहा जाता है द्रविड़ शैली के मंदिरों में। देखिए, भारत में 3 प्रकार की शैलियों से मंदिरों का निर्माण होता है, एक द्रविड़ शैली, एक नागर शैली, एक बैसर शैली। ये आप याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मांड विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जिस लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है बिल्कुल वही लेवल सेट किया है, ध्यान से देखना है। देखो, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मांड विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो करेक्ट आंसर होगा श्रमण के नाम से, ऑप्शन नंबर बी श्रमण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? देखिए, ये जो व्यवस्था है गोत्र व्यवस्था, ये कब प्रचलन में आई थी ये आपको बताना है। करेक्ट है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें इससे पहले देखिए आगे बढ़ें उससे पहले आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट करके जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस करके, उसमें जितनी भी क्लासेस हैं करेंट अफेयर्स और जीके जीएस की, वो सारे देख कर जाना पेपर से पहले। फिर से बता रहा हूँ, वही लेवल आपके पेपर में आ रहा है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया है उसको देख कर ही जाना है। ठीक है, तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा पुर्तगालियों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भाई भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी नहीं थे, ये अनुच्छेद 19 का 1 में नहीं थे। ठीक है, अनुच्छेद 19 का खंड 1 में, याद रखना। ये जो आर्टिकल 19 है इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था अभी आपके 8 तारीख के पेपर में, मैंने आपको डिटेल्स में वहाँ एनालिसिस में बताया था, है ना। तो अनुच्छेद 19 का प्रथम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अनुच्छेद 14 जो है ये समता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, विधि के समक्ष समता के अधिकार से। अनुच्छेद 25 जो है इसमें धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 का ए जो है इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 19 मैंने बताया स्वतंत्रता के अधिकार से। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो कौन सा भारतीय है जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? याद रखिए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भाई, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में 5वां स्थान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा 5th। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो देखिए, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? करेक्ट आएगा संयुक्त प्रांत का, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, संयुक्त प्रांत जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक एक तोप की प्राप्ति हुई थी? देखिए, करेक्ट आंसर है अमृतसर विजय अभियान के समय में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी अमृतसर विजय अभियान। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे था? करेक्ट आंसर होगा पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो भाई देखिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको कौन चुनता है? तो संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भाई, भारत में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है उन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक आपका जगन्नाथ मंदिर है, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है ये। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा।
आगे देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था 1843 में? तो भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज में किया गया था? तो करेक्ट है लॉर्ड एलनबरो के समय में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भाई भक्त तुकाराम जो है ये कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? करेक्ट आंसर होगा जहांगीर के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, जहांगीर, याद रखेंगे सभी। अगला, पाकिस्तान ने इनमें से किस जगह पर विकसित किए जा रहे किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है? तो देखिए करेक्ट आएगा जम्मू कश्मीर में निर्माण या विकसित किए जा रहे। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? तो देखिए हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशजनक जो परिणाम है वो साथियों दलहन में देखने को मिला है। याद रखना, हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने की थी, जो कि चावल पर और गेहूं के उत्पादन पर जो है ना विशेष करके आजमाया गया है और सबसे अधिक प्रभाव इसका गेहूं पर देखने को मिला है। निम्नलिखित में से किसने केलूगढ़ी यानी किलो खरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो केलूगढ़ी यानी किलो खरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया था किसने और उसको अपनी राजधानी भी बनाई थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जलालुद्दीन खिलजी। साथियों क्लास नॉन स्टॉप सुपर फास्ट आपको करवा रहे हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ना है अभी। और देखिए बचा हुआ जो समय है उसमें आप बाकी के सब्जेक्टों का रिवीजन कर पाओ। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा किसने आरंभ की थी? करेक्ट है, शेरशाह सूरी ने। आगे देखिए, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? यानी इस कथन को किसने कहा था कि यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु है? तो इस कथन को कहा था, तो याद रखना, एकनाथ ने। एकनाथ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा सही है? तो भाई वे एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है, हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो हावड़ा से हुगली के मध्य में प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी वो 16 अगस्त 1854 को चली थी। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 1854। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को सम्मिलित करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को सम्मिलित करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? देखिए करेक्ट है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे? देखिए कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो भाग में बट गया था, गर्म दल और नरम दल में। इसमें इनमें से कौन गर्म दल के नेता थे? तो अरविंद घोष। अरविंद घोष यहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? यानी इस कथन को किसने कहा था कि शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी? तो के.आर. कानूनगो ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भाई गुप्त राजवंश जो है ना यह साथियों कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो देखिए इनमें से वो शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए अशोक। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? ये जो मंत्री परिषद है जिसका नाम था अष्टप्रधान, ये किसके शासनकाल में थी? तो करेक्ट है शिवाजी के। ऑप्शन नंबर सी शिवाजी। अगला है, अमरकोश के लेखक उमर सिंह किस शासक के दरबारी कवि थे? ठीक है, तो देखिएगा अमरकोश के लेखक उमर सिंह किस शासक के दरबारी कवि थे? तो भाई करेक्ट आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो भाई याद रखना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बीना। अगला, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी। याद रखना साथियों। चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है? देखिए सबसे अधिक चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है ना, एमजी रनाडे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एमजी रनाडे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी जिबाजी राव सिंधिया ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जिबाजी राव सिंधिया। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इनमें से किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? देखिए, करेक्ट होगा तमिलनाडु के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तमिलनाडु। भारत का एक औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो भारत का एक औद्योगिक वित्त निगम जो है ये किस रूप में कार्य करता है? तो देखिए, करेक्ट है, एक औद्योगिक बैंक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? इसको वेनसांग ने कहा था साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वेनसांग। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। अगला है, अमरकोट या उमरकोट के राजा बीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? करेक्ट है, अकबर का। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मध्य प्रदेश में। साथियों, आप लोग हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके ये बता दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। ठीक है, देखिए, भारत के किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 ही कर लगाए थे? देखिए, करेक्ट होगा, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो भाई 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? करेक्ट है, शहादत खान ने। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो गुप्त स्थापत्य कला का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा अगर पूछे तो 352 और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 में। तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 360। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? देखिए, इनमें से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, चेचू जनजाति। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। और ऐसे अगर पूछे भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है, तो फिर आंसर होगा मध्य प्रदेश। और अति सघन वनों का पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? देखिए, करेक्ट होगा 16.6%। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भाई दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जो है ना, याद रखना, जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। अगला है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, पेट्रो रसायन के उत्पादन का जो सबसे बड़ा केंद्र है वह गुजरात के जामनगर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जामनगर, गुजरात। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, चंबल नदी, याद रखेंगे सभी। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो भाई इनमें से कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल करता है, तमिलनाडु नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तमिलनाडु। गंगा के मैदानों में पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी जो होती है उसको बांगर के नाम से जानते हैं, और अगर नई मिट्टी पूछे तो उसको खादर के नाम से जानते हैं, याद रखना। और ये जो रेगुड़ है ये काली मिट्टी को रेगुड़ के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का स्थान कितना है? तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान कितना है ये पूछा जा रहा है। द्वितीय करेक्ट होगा, चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा क्या है? तो साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है 7 वर्ष का ऊपर या 7 वर्ष के ऊपर। अगला है, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? देखिए, शिव समुद्रम जो है ना ये कावेरी नदी पर बनाया गया द्वीप है साथियों। ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है वह है मैकमोहन रेखा।
रेड क्लिफ रेखा जो है ना, ये ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है आपको, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? देखिए करेक्ट होगा कर्क रेखा, भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए करेक्ट होगा पेरियार, जो कि केरल में स्थित है। ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? इनमें से कौन सा मिट्टी है जिसमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, काली मिट्टी में। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो भारतीय मानसून का वर्णन जो है सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अल मसूदी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो भाई देखिए, गुजरात से तो सटा हुआ है, राजस्थान हरियाणा से भी सटा है, उत्तर प्रदेश से भी सटा है, महाराष्ट्र से सटा हुआ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शरावती नदी पर। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो याद रखिएगा केरल में। ऑप्शन नंबर डी केरल। देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? तो सबसे अधिक है, याद रखना 70% साथियों लगभग, है ना। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए पूरे विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है, और भारत के कहाँ पर? तो याद रखना हजारीबाग से, ठीक है, जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो भाई ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? चूड़ामन ने, जिनको चूड़ामणि के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरिस्का पक्षी विहार जो है ना, ये राजस्थान में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो भारतीय क्षेत्र में केवल 2 ही ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है, जो कि एक है बैरन और एक है नारकोंडम, जो कि ये दोनों ही जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। अंतिम क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किस देश में जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जो है ना, ये भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों ये थे टॉप 70 क्वेश्चंस, जो कि मैंने बहुत ही कम समय में आपको क्विक रिवीजन करा दिया। जिनका भी पेपर अभी है, विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आना। वीडियो को लाइक करिए साथियों, कमेंट बॉक्स में बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।